अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सेक्शन बी को कवर कर रहे थे। पाकिस्तान मूवमेंट अपने फाइनल ईयर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं बेटा। 1939 से 1945 के दरमियान जो वॉर के इवेंट्स थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। मैं आपको बुक के अंदर भी हेडिंग दिखा देता हूँ, अगर कोई बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो हम आपकी नाइजल कैली में पेज नंबर 88 पे जो इवेंट लिखा हुआ है, जिसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है, लॉर्ड वेवल एंड द शिमला कॉन्फ्रेंस नाम का ये प्लान था। ठीक है जी। बेटा होता क्या है, होता कुछ इस तरीके से है कि ब्रिटिश जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड होने पे आ रही थी। और लॉर्ड वेवल जो है बेटा वो लंदन गए, और लंदन में जाके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले और उनसे पूछा कि भाई बताएं इंडिया की क्या पॉलिसी बनानी है। अब ये बात वाजे नजर आ रही थी कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन इनको एक एग्रीमेंट की जरूरत थी कि जब हम इंडिया छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद इंडिया का क्या होगा। ठीक है जी। तो बेटा इन्होंने दो टर्म्स प्रपोज की। बेटा लॉर्ड वेवल ने इनके साथ दो टर्म्स प्रपोज की। एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। इन्होंने कहा कि वंस हम इंडिया छोड़कर जाएंगे तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना देंगे। ठीक है। और वो डिसाइड, और फिर जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो काम करेगी। इसके पास पावर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, यानी कि अपनी कंट्री को चलाने के पावर्स होंगे इसके पास। और देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड बी इंटायरली इंडियंस, यानी कि इसमें सिर्फ इंडियंस होंगे। बेटा अब बात ये समझ आती है कि भाई यहाँ पर ब्रिटिश ने इक्वालिटी की बात कर दी, और ब्रिटिश ने इक्वल सीट्स की बात कर दी, और यहाँ पर ब्रिटिश ने पावर भी इंडियंस को ट्रांसफर करने की बात कम कर दी। ठीक है जी। तो इस एक टर्म से तो इंडियंस खुश नजर आ रहे थे, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली टर्म थी उससे तो इंडियंस खुश नजर आ रहे थे। लेकिन मसला कहाँ आया, मसला आया इक्वल सीट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये बात मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई। सर क्यों भाई, हिंदू तो ज्यादा है मुसलमान कम थे, अगर उनको बराबरी की सीट्स दी जा रही है तो ये तो अच्छी बात नजर आ रही है कि लेट सपोज अगर 14 मेंबर्स हैं तो 7 मुसलमान और 7 हिंदूज हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, यहां पर एक मसला आ गया। मसला क्या आया बेटा, गांधी भाई ने क्या कह दिया। गांधी भाई कहते हैं कि याद रहे कि कांग्रेस के अंदर मुसलमान लीडर्स भी हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर कांग्रेस के अंदर मुसलमान लीडर्स हैं तो वो कौन सी सीट्स हासिल करेंगे। डेफिनेटली वो हिंदू सीट्स तो हासिल नहीं करेंगे ना बेटा। वो कौन सी सीट्स की तरफ जाएंगे, वो मुस्लिम सीट्स की तरफ जाएंगे। सर इसका क्या मतलब, भाई इसका मतलब तो कुछ ऐसा हो गया कि कांग्रेस हिंदू मेंबर्स खड़े करके हिंदू की सीट्स भी हासिल कर लेगी, और कांग्रेस जो है वो मुस्लिम मेंबर्स खड़े करके मुसलमानों की सीट्स को भी हासिल कर लेंगे। जिन्ना ने इस पे ऑब्जेक्ट कर दिया। जिन्ना ने क्या कहा कि भाई क्योंकि हिंदू कांग्रेस हिंदूज की रिप्रेजेंटेटिव है तो कांग्रेस सिर्फ हिंदू मेंबर्स खड़े कर सकती है, लेकिन मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मुस्लिम लीग है, और तभी मुस्लिम लीग ही मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकती है। लेकिन जो ब्रिटिश ने टर्म अनाउंस की थी उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन तो उन्होंने सेट की नहीं थी। तभी जिन्ना ने इसे ऑब्जेक्ट कर दिया, जिन्ना ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। दूसरी बात, जिन्ना ने कहा कि भाई जो सिख है और जो ब्राह्मी है वो किसको वोट देंगे। आपने तो सीट्स को डिवाइड किया बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। भाई आपने सीट्स को हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान डिवाइड कर दिया। अब बात रही कि यार ये जो सिख कम्युनिटी है या जो ब्राह्मी हिंदूज हैं वो किसको वोट देंगे, उनकी तो जगह ही नहीं रखी। तो डेफिनेटली दे आर बाउंड टू वोट टू कांग्रेस। उनको फिर हिंदूज को ही वोट देना पड़ेगा, कांग्रेस को ही वोट मिलेंगे। एंड दिस वुड मीन दैट देयर वुड बी परमानेंट माइनॉरिटी ऑफ इन मुस्लिम्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मुसलमानों की वोटिंग कम होगी, मुसलमानों की माइनॉरिटी रहेगी, हिंदूज वहां पे डोमिनेट करते रहेंगे। तो जिन्होंने ने कहा कि भाई ये चीज तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। एंड अनदर अटेम्प्ट ऑफ ब्रिटिश फेल्ड,
एंड दे कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। भाई क्रिप्स मिशन में इन्होंने एक प्लान प्रपोज किया था, वो भी फेल हो गया था। यहाँ पर आए, बात की इंडियंस के साथ, और इन्होंने अपना जो ये प्लान था जिसको सिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये भी फेल हो गया। तो ये प्लान तो फेल हो गया, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है दैट इट शोज जिन्नास डिटर्मिनेशन नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये जिन्ना इंश्योर करे थे। ठीक है जी, ये इवेंट हमारा कवर हो गया। आई होप दैट्स क्लियर। कोई मसला है तो बेटा मुझे बता दीजिए। बेटा अब हम इसको बुक से भी रीड कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इस चीज को लिखना कैसे है। कह रहे द कॉन्फ्रेंस फर्स्ट मेड सम ग्राउंड। पहले तो भाई अच्छे चल रहा था, सबने अग्री किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला प्रिंसिपल अच्छा है। ठीक है जी, लेकिन फेलियर कहां पे रहा भाई? फेलियर यहां पे रहा कि हु वाज टू बी ऑन द काउंसिल। काउंसिल्स के अंदर कौन कौन होगा? वेविल ने तो ये कहा था कि इक्वल सीट्स होंगी हिंदूज और मुसलमानों की, लेकिन जिन्ना ने पॉइंट आउट किया कि सिख और दूसरे जो स्केड्यूल्ड क्लासेस है, दे वर बाउंड टू वोट टू हिंदूज। वो तो हिंदूज को ही वोट देंगे फिर मजबूरन। दिस वुड मीन अ परमानेंट माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दूसरी बात, जिन्होंने इस चीज को भी ऑब्जेक्ट किया कि कांग्रेस जो है वो सजेस्ट करिए कि वो मुस्लिम मेंबर्स भी नॉमिनेट करेंगे और उनके पास हिंदूज भी हैं। तो जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई मुस्लिम लीग जो थी उसने हमेशा हर बाय इलेक्शन को रिप्रेजेंट किया, उसमें मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया, और लास्ट 2 ईयर से मुस्लिम लीग जो थी दैट वाज द अनडिस्प्यूटेड वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। सो कांग्रेस मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं खड़े कर सकती। अब इस बात पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया और तभी कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गई। लेकिन कॉन्फ्रेंस का फेल होना इस बात का सबूत था कि जिना मुसलमानों के इंटरेस्ट को फेल नहीं होने देंगे। बेटा नेक्स्ट इवेंट हमारे पास कौन सा है? दैट इज कॉल्ड द 1945 एंड 1946 इलेक्शंस। भाई ये 1945 और 1946 इलेक्शंस क्या थे, इसको समझाता हूं बेटा मैं। अच्छा बेटा, अब हम लोग दो इलेक्शंस की बात करेंगे, एक जो ब्रिटेन में हुए, एक जो इंडिया के अंदर हुए। होता है क्या है बेटा कि 1945 में ब्रिटिश का जो वॉर टाइम चल रहा था, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे विल्सन चर्चिल, और जो उनकी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो इलेक्शंस में हार गई, और नई पार्टी जो कि इलेक्शंस जीत के पावर में आई दैट बिलोंग टू क्लेमेंट एटली, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट पार्टी वाज नोन एज लेबर पार्टी। जरा इस कहानी को हम अपने अपने हैंड रिटन नोट से भी देखते हैं बेटा। 1945 के अंदर ब्रिटेन के अंदर इलेक्शंस होते हैं। कहाँ पे इलेक्शंस होते हैं बेटा? ब्रिटेन के अंदर इलेक्शंस होते हैं। और वहां पर जो मेजोरिटी तीन पार्टीज थी वो इलेक्शंस लड़ रही थी। अब वो तीन पार्टीज कौन सी थी जरा देखते हैं बेटा। इनके लीडर्स के नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए और पार्टीज के नाम भी लिख दिए। एक थी भाई लेबर पार्टी, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी, और तीसरी थी लिबरल पार्टी। बेटा यहां पर सबकी उम्मीदों के खिलाफ, यानी कि हमेशा तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का ही रूल चलता था ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट 36.2 सीट जीत पाई, लिबरल पार्टी 9% सीट जीत पाई, और यहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में सीट जीतने वाली पार्टी रही लेबर पार्टी, जिसके लीडर का नाम था क्लेमेंट एटली। तो अब चर्चिल से अब बेटा यहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? ये प्राइम मिनिस्टर हो गए भाई क्लेमेंट एटली। ठीक है जी, क्लेमेंट एटली। तो भाई ये समझे कि इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर थे विल्सन चर्चिल, जिनका जिक्र हम लोगों ने वहां भी किया था जब हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ रहे थे। ठीक है जी, और इन्होंने गांधी के साथ जो है वो मुज़ाकरात पे बात की थी, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अब इलेक्शंस हार जाती है, और अब नई पार्टी जो गवर्नमेंट में आ जाती है इसका नाम था क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी। याद रखिएगा, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती थी, यानी कि इंडिया को अपने पार्ट, सारी कंट्रीज को अपने एम्पायर का पार्ट रखो। लेकिन जो लेबर पार्टी थी वो इंडिपेंडेंस देना चाहती थी इंडिया को। तभी तो उन्होंने वो वेवल प्लान करवाया और कहा कि बस आज़ादी की तैयारी करें और देखें कि किस तरीके से हमारे जाने के बाद तैयारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो सब प्रैक्टिस करे थे। अब इसीलिए इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर इलेक्शंस करवाए। किधर इलेक्शंस करवा दिए इन्होंने?
इंडिया के अंदर इलेक्शंस करवा दिए बेटा। अब इंडिया के अंदर दूसरे इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस। देखो पहले हुए थे 1937 के अंदर, और दूसरे इलेक्शंस कब हो रहे हैं बेटा? 1945 के अंदर। अब जरा रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। 1945 में जो इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए, उसके अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती? मुस्लिम लीग जीती 87% मुस्लिम वोट्स। तमाम तर 30 सीटें जो थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मुसलमानों की जो सीट्स रिजर्व थी, वो मुस्लिम लीग जीत गए बेटा। 446 सीट जीती आउट ऑफ 495 मुस्लिम सीट्स इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस। बेटा बंगाल के अंदर भी इनका कंट्रोल आ गया, सिंध के अंदर भी आ गया, और पंजाब के अंदर भी ये लार्जेस्ट पार्टी थी। तो अब देखें बेटा कि 1937 के इलेक्शंस के मुकाबले में कितना बेहतर था हमारा रिजल्ट। पहले तो आपने देखा कि पंजाब के अंदर पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जीती हुई थी 37 के अंदर, एनडब्ल्यूएफपी के अंदर कांग्रेस जीत गई थी, बंगाल के अंदर भी कांग्रेस डोमिनेंट थी। तो वहां पर कोई फायदा नहीं हुआ था मुस्लिम लीग को। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी नजर आ रही थी। 87% मुस्लिम वोट्स हासिल करती है। अगर नॉन मुस्लिम्स की वोट्स की बात करें तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया। कांग्रेस 91% वोट्स जीतती है। कांग्रेस बाकी तमाम तर जगहों पे जो अदर स्टेट से, 8 स्टेट्स थे, वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इज इन एनडब्ल्यूएफपी वाज सीरियस ब्लो टू द लीग। अब भी लेकिन इस बार फिर एनडब्ल्यूएफपी में कांग्रेस ही जीतती है। कांग्रेस 19 मुस्लिम सीट्स भी जीत जाती है, और मुस्लिम लीग सिर्फ 17 सीट जीत पाती है। तो बेटा ये इलेक्शंस इस बात का सबूत थे कि हिंदूज जो है मेनली वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और मुस्लिम्स मेनली मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब कम्युनल डिवीजन बहुत ज्यादा नजर आ रहा था हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान। यानी कि दोनों कौमें, यानी मुसलमान और हिंदूज, अपनी अपनी पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस इस एम के साथ काम कर रही थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, और मुस्लिम लीग इस एम के साथ काम कर रही थी कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। ठीक है जी। सवाल ये पैदा होता है कि यार मुस्लिम लीग ने अब इतना बेहतर परफॉर्म क्यों किया प्रीवियस इलेक्शंस के मुकाबले में? भाई देखो, कांग्रेस का रूल आया 1937 में। 1937 में जब कांग्रेस का रूल आया ना, तो मुसलमानों ने लेसन सीख लिया कि भाई, पहले तो उन्होंने सीखा कि हमें इलेक्शंस लड़ने किस तरीके से चाहिए। तो 37 में जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो अब जिन्होंने अब वो मसलों को सॉल्व किया, उन्होंने रियलाइज किया हमारा इमेज इशू था कि हमें अवामी लीडर नहीं समझा जाता, हमें कोई रईस ज़ादों और प्रिंसेस के तौर पे लोग देखते हैं। तभी जिन्ना स्टार्टेड बिल्डिंग सपोर्ट फ्रॉम द ग्रास रूट, जिन्ना ट्रांसफॉर्म मुस्लिम लीग आफ्टर 1937 इलेक्शंस। दूसरी बात, जब 37 से 39 तक कांग्रेस ने रूल किया और कांग्रेस ने अपनी टायरनी शो की, तो सारे मुसलमानों ने रियलाइज कर लिया कि हमें अपने हुकूक के लिए खड़ा कर होना है, और हमें कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। वरना तो ये कांग्रेस को ही वोट दे देते थे, या वोट देने नहीं आते थे मुस्लिम लीग को। लेकिन अब जो है ये अपनी पार्टी को सपोर्ट करने आए। और क्योंकि अब लाहौर रेजोल्यूशन भी पास हो चुका था, तभी मुस्लिम लीग अब एक स्ट्रॉन्गर ग्राउंड पे खड़ी हुई थी। तो जरा हम लोग एक सवाल बना के देख लेते हैं बेटा कि भाई मुसलमानों ने इस इलेक्शंस में बहुत बेहतर पार्टिसिपेट क्यों किया बनिस्बत बनिस्बत बाकी पिछले इलेक्शंस के। इसके मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने एक सवाल, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आपकी बुक के अंदर ही दिया हुआ है। नाइजल कैली साहब का खुद का आंसर होगा इसके अंदर, तो जरा इसको भी रीड करते हैं बेटा। सवाल क्या है बेटा? सवाल है, व्हाई डिड द मुस्लिम लीग डू बेटर इन 1945 इलेक्शंस देन इट हैड इन 1937? तो बेटा सबसे पहले तो आपने प्लान करना है अपने आंसर को कि मुस्लिम लीग ने 1937 में बुरा क्यों किया था। एक एस्पेक्ट ये है भाई, 1937 की बुरी परफॉर्मेंस की वजह ये थी कि वो उनके पहले इलेक्शंस थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। मुसलमानों में अपना स्प्लिट हुआ हुआ था, सब इधर बिखरे हुए थे मुसलमान। और बेटा
मुस्लिम लीग ने अपनी प्लानिंग और ऑर्गेनाइज इतना अच्छा नहीं किया था अपनी कैंपेन को। उन्होंने मेजोरिटी एरियाज पे फोकस किया जहां पे लोग कांग्रेस रूल से डरते ही नहीं थे। उन्होंने माइनॉरिटी एरिया से फोकस नहीं किया जहां पे मुसलमानों की रियल सपोर्ट थी। उसके अलावा एक इमेज इशू था कि दे वर सीन एज एरिस्टोक्रेट्स एंड प्रिंसेस, जबकि मुसलमान जो थे मेजोरिटी वो गरीब और जाहिल थे उस टाइम पे। तो उनके दरमियान जो गैप था वो बहुत ज्यादा था, लीडर्स और आवाम के दरमियान गैप बहुत ज्यादा था। ये सारे रीजंस हमने प्लान कर दिए। फिर 37 के मुकाबले में 45 में बेहतर क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि 37 के इलेक्शंस हारने के बाद मुस्लिम लीग ने बहुत इफेक्टिवली कैंपेन किया था। और 37 से 39 तक जो रूल आया उसने मुसलमानों को रियलाइज करवा दिया कि हमें अपने हुकूक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा मुस्लिम लीग पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर चुकी थी। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद ये बात साबित थी कि सारे मुसलमान मुस्लिम लीग को बैक कर रहे हैं, जबकि हिंदू जो थे वो अपनी पार्टी कांग्रेस को बैक कर रहे थे। तो कम्युनल डिवीजन बहुत ज्यादा नजर आ रहा था दोनों के दरमियान। अब देखिए बेटा, हेयर इज अ सजेस्टेड रिस्पॉन्स। ये एग्जामिनर ने आंसर लिख के दिया आप लोगों को। तो आप लोग इसको अपने पास स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास लिख सकते हैं इसको। मैं ये बुक भी है आप लोगों के पास, ज्यादातर बच्चों के पास ये बुक भी होगी। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से इस आंसर का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और फिर अपनी कॉपीज में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इसको अपने पास लिखना है आपने। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। Why did the Muslim League perform better in 1945 elections compared to 1937 elections? इसका आंसर ये है बेटा, पेज नंबर 88 या फिर 89 होगा। नहीं सॉरी, इस आंसर का जो पेज नंबर है वो 102 और 103 के दरमियान है बेटा ये। बेटा जो नेक्स्ट इवेंट हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कैबिनेट मिशन प्लान। ये क्या कहलाता है? कैबिनेट मिशन प्लान कहलाता है। ठीक है जी। ये मैंने अपने नोट्स से आप लोगों को शेयर किया हुआ है। नोट्स जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं सबके पास होंगे ही नोट्स, तो ये उससे अच्छा जो इससे पहले मैंने आपको सवाल दिखाया वो भी मेरे नोट्स के अंदर लगा हुआ है, तो आप वो वहां से कर सकते हैं। व्हाई डिड द मुस्लिम लीग परफॉर्म बेटर इन 1945 इलेक्शंस कंपेयर टू 1937? एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे बना के लगाया हुआ है। डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ 1945 इलेक्शंस। तो मैंने अभी आपको टोटल पढ़ा दिया था इसके बारे में, ठीक है ना? अच्छा जी। फिर बेटा एक और पास्ट पेपर्स का सवाल दैट इज कॉल्ड व्हाट वाज सिमला कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, ये अभी तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, फिर बेटा मैंने आपको ब्रिटेन के इलेक्शंस के बारे में भी बता दिया था। ब्रिटेन में जो इलेक्शंस हुए उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया, 1945 इलेक्शंस जिसमें क्लेमेंट एटली पावर में आ गए थे। तो ये भी मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे लगा दिया बेटा कि डिस्क्राइब व्हाट वाज लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। तो लेबर पार्टी पावर में कैसे आई, लेबर पार्टी 1945 के इलेक्शन जीती, वो सब बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब हम लोग मूव करें अपने नेक्स्ट इवेंट दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पर भी लिखा हुआ है और मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से भी इसके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। देखिए बेटा, ब्रिटिश ने इंडियन से बात करने के लिए 3 बंदों को इंडिया में भेजा। और वो 3 बंदे कौन थे भाई? एक थे जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है जी, ये तो पहले भी आए थे भाई। दूसरे थे अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। और तीसरे थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। ये 3 बंदे थे भाई जो इंडिया के अंदर आए। और बेटा इन्होंने 2 बार प्लान्स बनाए, 2 प्लान्स दिए भाई। पहला प्लान मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म प्लान था और दूसरा प्लान मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म प्लान था। पहले तो इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना देंगे, क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हैं, हमें पता है कौन कौन जीता है। तो उस बेसिस पे हम एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना देते हैं और वो डिसाइड करेगी कि भाई आगे क्या करना है। और हम पाकिस्तान की क्रिएशन कर देते हैं, पाकिस्तान बना देते हैं जैसे जिना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को अपोज किया। कांग्रेस ने कहा नहीं,
हम लोग पाकिस्तान को नहीं बनने देंगे। तो फिर ब्रिटिश काम करते रहे और 2 महीने बाद इन्होंने एक दूसरा प्लान दे दिया जिसका हम कहते हैं द लॉन्ग टर्म प्लान। अब लॉन्ग टर्म प्लान क्या था बेटा? इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया को 3 सेपरेट सेक्शंस में बना रहे हैं, पाकिस्तान नहीं बना रहे। भाई हम पाकिस्तान को नाम नहीं दे रहे, इंडिया ही रहेगा, लेकिन इंडिया के 3 डिफरेंट सेक्शंस बना देंगे। इन्होंने कहा कि भाई एक हिंदू डोमिनेंट प्रोविंसेस का एरिया होगा, ये ब्लू में आप देख सकते हैं मैप के अंदर। फिर उन्होंने कहा वेस्टर्न मुस्लिम प्रोविंसेस सेपरेट होंगे और बंगाल और असम अलग होगा। तो आप देखो कि इवेंचुअली बेटा इसी तरीके से तो पाकिस्तान बना था। वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे पाकिस्तान, यानी वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्टर्न ये जो बंगाल और असम था, ये क्या बन गया था? ये क्या बन गया था भाई? ये बन गया था ईस्ट पाकिस्तान, और आज के दौर में ये बांग्लादेश है। ठीक है, और बाकी पार्ट ब्लू वाला इंडिया रहा। तो देखो मुसलमानों को यही तो चाहिए था। ठीक है जी, मुसलमानों को क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, पाकिस्तान का नाम ना भी दो, लेकिन अगर हमें सेपरेट कर दोगे हिंदू से तो हमें कोई मसला नहीं है। फिर ब्रिटिश ने कहा ये कंप्लीटली आजाद नहीं होंगे, ये डोमिनियन स्टेटस होंगे, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट अब भी ब्रिटिश ही होंगे। तो बेटा मुसलमानों ने कहा ठीक है, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन नेहरू भाई ने यहाँ पे एक पंगा डाल दिया। किसने? नेहरू साहब ने। नेहरू ने कहा वंस ब्रिटिश लीव इंडिया वी आर नॉट बाउंड टू इम्प्लीमेंट इट। जिन्होंने ने कहा लो भाई, अब तो बात करना ही पॉइंटलेस हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार ब्रिटिश चले जाए तो फिर ये तो मानेंगे नहीं किसी चीज को भी। तो नहीं, जो भी होगा ब्रिटिश खुद करके जाएंगे, ऐसा नहीं कि काम छोड़ के चले जाए और कहे तुम लोग खुद कर लेना। तभी बेटा जिन्ना ने इस प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया, और तभी कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया। बेटा अब हम अपना नेक्स्ट इवेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या था सुनो। भाई मुस्लिम लीग को टेंशन हो गई कि यार ये ब्रिटिश जो है बहुत ही जल्दी में नजर आ रहे हैं भागने की। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया को छोड़ के भाग जाए और सेपरेशन करवाई नहीं, क्योंकि एक बार अगर इंडिया हिंदुओं के हाथ में आ गया ना, फिर तो कभी भी सेपरेशन नहीं हो सकेगा। तभी इसी एम के साथ इन्होंने एक डे सेलिब्रेट किया, प्रोटेस्ट किया इन्होंने, जिसका हमने नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे। किस साल हुआ था? 46 में हुआ था। एम क्या था? टू इंश्योर सेपरेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मेथड क्या फॉलो किया? कि हम ब्रिटिश को अपनी स्ट्रेंथ और सॉलिडेरिटी दिखाएंगे कि हम भी बच्चे नहीं बैठे हुए, हम कोई फजूल लोग नहीं है कि आप हमें इग्नोर कर सको। और इन्होंने किया क्या? एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अनाउंस किया। बेटा मुल्क भर में इन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अनाउंस की, लेकिन कोलकाता के अंदर आप देख रहे हैं कि द प्रोटेस्ट टर्न्ड वेरी वायलेंट। ठीक है जी, इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, और तभी हम इसको कहते हैं द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स। ठीक है जी, द ग्रेट कोलकाता किलिंग, जिसमें कई सौ लोग मारे गए बेटा। तो ये हमारे पास एक 4 मार्क का सवाल आ सकता है, व्हाट वाज डायरेक्ट एक्शन डे। तो आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस, सॉरी ब्रिटिश जो है अब भागते हुए नजर आ रहे थे, तो मुस्लिम लीग को डर ये हुआ कि कल को ये हमें ऐसे ही ना छोड़ के भाग जाए। तभी इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए प्रोटेस्ट अनाउंस की, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। लेकिन कोलकाता के अंदर सीरियस राइटिंग हो गई, एंड इट लेड टू अराउंड 4,000 डेथ्स। इसमें 4,000 लोग मारे गए, और इस वजह से हम इसको कहते हैं द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स। कभी पास्ट पेपर में ऐसे सवाल आया तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी बना सकता है एग्जामिनर सवाल कि व्हाट वाज द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स। डायरेक्ट एक्शन डे का तो सवाल आया है, लेकिन द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से भी आ सकता है, तो आप यही कहानी रिपीट कर देंगे। बेटा अब देखें, 1946 में इंडिया 2 बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेटा? सिविल वॉर्स। क्या प्रॉब्लम है? सिविल वॉर। तो मैं आपको एक पिक्चर के तौर पे दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं एक पिक्चर के तौर पे दिखाना चाह रहा हूं ताकि हमारे वो सोर्स बी की भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। एक इंडिया जो है बेचारा, वो एक बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। हिंदुओं और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कत्लो गारत चल रही है, सारी चीजें चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है ना? और दूसरा 1946 के अंदर इंडिया के अंदर बहुत खतरनाक फैमिन भी आ गया। अगर
मैं पार्टीज की बात करूं तो गांधी और जिन्ना जो हैं वो आपस में नए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश बैठे हुए मुंह देख रहे हैं कि यार जल्दी अपना मसला हल करो, ताकि हम इंडिया के अंदर से अपने काम खत्म करके इंडिया को छोड़ के जाए। क्योंकि लेबर पार्टी इंटरेस्टेड नहीं थी इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट करने में, इंडिया को इंपीरियलिज्म के तहत वो गवर्न नहीं करना चाहती थी, रेदर वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहती थी। तो भाई अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने कहा कि यार बड़ी ही प्रॉब्लम्स चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, फेमिन चल रहा है, और हिंदू मुसलमानों के झगड़े आपस में खत्म ही नहीं हो रहे। तो इवेंचुअली तंग आकर इन्होंने 1946 के डेट 3 जून में एक प्लान अनाउंस किया, एंड दिस इज नोन एज द 3 जून प्लान। अब जरा 3 जून प्लान का सवाल देख लेते हैं कि पास्ट पेपर्स में किस तरीके से आया हुआ है। बेटा सवाल आया 4 मार्क का, व्हाट वाज द 3 जून प्लान। देखिए भाई, इंडिया के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया कि हम लोग इंडिया को अब छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने फाइनल किया कि 2 स्टेट्स बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है जी। इन्होंने कहा दोनों का पहला कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाला पढ़ा था ना, दोनों का पहला कॉन्स्टिट्यूशन यही होगा। दोनों डोमिनियन स्टेटस होंगे, यानी कि पाकिस्तान कंप्लीटली आजाद नहीं था जब तक हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन 1956 व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनाउंस्ड, अदरवाइज पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम मेजोरिटी सूबों को वोट करने का हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं या इंडिया को ज्वाइन करते हैं। बेटा पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया, थोड़ा पार्ट इंडिया में आया और थोड़ा पार्ट पाकिस्तान के अंदर आया। ठीक है जी। जैसे आपको पता है ना, इंडिया साइड भी पंजाब है, पाकिस्तान साइड भी पंजाब है, तो वो डिवाइड हो गया था इस तरीके से। मुसलमान तो चाहते ही पाकिस्तान की क्रिएशन थे, तो हमने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। और इन्होंने कहा कि 7 हफ्तों के बाद, यानी कि ये 3 जून है, और अगस्त के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिएट हो गया, और इस तरीके से ये प्लान फाइनलाइज हो गया। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड द 3 जून प्लान, अकॉर्डिंग टू विच पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड इन 1947। आई होप दैट्स क्लियर। बेटा पास्ट पेपर्स का एक सवाल करवाना चाहता हूं आप लोगों को, दैट इज रिलेटेड टू द लेबर पार्टी कमिंग इन पावर। ठीक है, तो उसके साथ फिर मैं ये पाकिस्तान स्टडीज की आज की क्लास को एंड करूंगा। बेटा सवाल किस तरीके से आया हुआ है, पास्ट पेपर का सवाल 10 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। जरा लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है, वॉज द सक्सेस ऑफ लेबर पार्टी इन विनिंग द ब्रिटिश जनरल इलेक्शंस इन 1945 the most important reason why the subcontinent was partitioned in 1947। तो मुझे आप एक बात बताओ कि पार्टीशन किसका एम था, मुसलमानों का या हिंदुओं का? जल्दी से बताओ, मुसलमानों का एम था या हिंदुओं का था पार्टीशन करना? मुसलमान। और बेटा इंडिपेंडेंस किसका एम था, मुसलमानों का या कांग्रेस का? कांग्रेस का एम था। ठीक है जी। और लेबर पार्टी भी इंडिया को क्या देना चाहती थी, इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ कि लेबर पार्टी का जो एम है वो कांग्रेस से मैच हो रहा है या मुसलमानों से? लेबर पार्टी का एम जो है वो भी इंडिपेंडेंस है, कांग्रेस का एम भी इंडिपेंडेंस है। बेटा गौर से सुने, लेबर पार्टी का एम भी इंडिपेंडेंस था और कांग्रेस का एम भी इंडिपेंडेंस था, मुसलमानों का एम डिफरेंट था। तो आप मुझे बताओ, इससे पार्टीशन करना आसान बना होगा या मुश्किल बन गया होगा जब लेबर पार्टी पावर में आई? डेफिनेटली बेटा, इससे मुश्किल हो गया था हमारा काम लेबर पार्टी के आने से। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है जी। लेबर पार्टी won a massive and unexpected victory in the general elections of 1945। The party was opposed to imperialism। वो इंडिया को अपने एम्पायर का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे, and were eager to promote independence। ठीक है जी। तो बेटा इंडिपेंडेंट स्टेट के तो बहुत चांसेस नजर आ रहे थे, बट प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि इनका एम गांधी और कांग्रेस से मैच हो रहा था, तो देवर प्रो कांग्रेस एंड गांधी, ये फुल कांग्रेस और गांधी की सपोर्ट में थे। तो पार्टीशन वॉज मोस्ट अनलाइकली, पार्टीशन के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे थे। इंस्टेड ये एक फेडरल सिस्टम, यानी कि पूरी इंडिया की एक गवर्नमेंट बने, इसके आइडिया को फेवर कर रहे थे।
rather than forming two states. ठीक है, तो इससे चांसेस ऑफ पार्टीशन सीम लेस लाइकली। लेकिन फिर आपको पता है कि दूसरे इवेंट्स हुए जिन्होंने पार्टीशन के चांसेस को बढ़ा दिया। मिसाल के तौर पे बेटा शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें जिन्ना ने हार्ड मतलब ही टुक अ हार्ड लाइन इन टॉक, और इन्होंने कहा कि भाई हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे मुसलमानों के इंटरेस्ट में। इसी तरीके से जिन्ना की मदद से कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हुआ। फिर मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे करके अपनी स्ट्रेंथ और सॉलिडारिटी दिखाई, और इवेंचुअली 3 जून प्लान था जिसने अनाउंस किया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बन जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने 4 अदर इवेंट्स लिखे हुए, आपने चारों नहीं लिखने होंगे, आप 3 लिखो कोई। यानी कि एक हो गया हमारे पास जनरल इलेक्शंस जो सवाल का पार्ट है, उसके अलावा कोई और 3 रीजंस आप यहाँ पे लिखो। तो इस तरीके से आपका 10 या फिर 14 मार्क का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इवेंचुअली आपने कंक्लूजन करना है।